हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्जाम प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। यानी कि एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं। यदि आप क्लास 9th में या 10th में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ गया है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम का कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ स्टेप लिखा हूँ। बस इस स्टेप को आप फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होंगे। पहला स्टेप है इसमें से सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस। पहले अपने पूरे सिलेबस को एनालिसिस करिए। इसके ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर खूब अच्छे से समझेंगे। दूसरा स्टेप है भाई टाइम टेबल। कहीं ना कहीं टाइम टेबल भी जरूरी होता है। और तीसरा है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। कैसे अपने सब्जेक्ट को लेकर एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तैयार करें। और चौथा प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यानी कि प्रैक्टिस किस चीज का करना है, कितना करना है, और रिवीजन कैसे करना है, ये सब टिप्स के बारे में सीखेंगे। और स्टेप 5 जो कि है एग्जाम हॉल टिप्स, यानी कि जब हम लोग एग्जाम दें, यानी कि एग्जाम हॉल में रहे, तब हम लोग वहां पे कैसे किस किस चीज की सावधानियां रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां से स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट, और इसको खूब अच्छा से डिटेल में समझते हैं। जो हम लोग का सबसे पहला स्टेप था सब्जेक्ट एनालिसिस, यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। जैसे सबसे पहले आप स्कूल या बोर्ड हाफ ईयरली जो आपका सिलेबस है उसको देख लें मेरे भाई। मतलब मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका स्कूल का जितना सिलेबस पढ़ाया गया है, ऐसे मान लीजिए आपको हाफ ईयरली एग्जाम देना है, तो उसमें देखिए कि कितना चैप्टर पढ़ा दिया गया है, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उन सभी का आप लिस्ट तैयार करिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे भाई, कई लोग के स्कूल में हाफ ईयरली तक ले मैथ का बात किया है तो उसमें 7 चैप्टर पढ़ा दिया गया हुआ, कई लोग में तो 8 पढ़ा दिया हुआ, कई लोग अभी 6 पे चल रहे हैं। तो इसके अनुसार मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं मैथ का 10वां चैप्टर, आज जबकि पढ़ाया गया है 6 चैप्टर, यानी कि तब 6 चैप्टर तक में तो 6 ही चैप्टर तक ले तो आएगा मेरे भाई। आप पढ़ रहे हैं 10 चैप्टर, वही बात हो गई। आप रेगिस्तान में चले जाइए, आप 10 फीट गड्ढा खोदिए, चाहे 20 फीट, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसका बहुत जरूरी है मेरे भाई। सबसे पहले आप देखिए कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कितना चैप्टर आएगा, उन सभी का लिस्ट बनाइए। और उसके बाद आप वेटेज वाले चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर होगा रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप देखिए उस टॉपिक पे यहाँ काम करना चालू कर दिए जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे रूट में 5 रूट 6 रूट 7, मतलब इस तरह का प्रूव करने के लिए पूछता है इरेशनल नंबर, तो उस पर ध्यान दीजिए। यानी कि जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज हो, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा वेटेज होता है, 5 से 10 नंबर होता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पे ध्यान दीजिए। ये रहा हम लोग का ओवरऑल सब्जेक्ट एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग स्टेप सेकंड पे। देखिए मेरे भाई, आपको यदि लग रहा है कि आपकी जिंदगी में किसी बंदे की एंट्री होगी और उस दिन से आपका जिंदगी सुधर जाएगा, उस दिन से आप राजा आदमी बनेंगे, तो आप शीशा उठाइए, यानी कि मिरर उठाइए और उसमें चेहरा देखिए। जिस बंदे का चेहरा दिखेगा आपके मिरर में, वही समझिएगा कि आपकी जिंदगी बदलेगा, वही आपको एक राजा बनाएगा। तो स्टेप 2 का बात करते हैं, तो मेरे भाई टाइम टेबल, कैसे हम लोग टाइम टेबल बनाए ओवरऑल अपने एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर। तो सबसे पहले आप एक सिंपल टाइम टेबल बनाइए, सिंपल एकदम साधारण। 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में आप देखिए कितना घंटे टीवी देख रहे हैं, कितना घंटा पढ़ रहे हैं, कितना घंटे स्कूल से आपका टाइमिंग कितना है, 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल आ रहा है, ये स्कूल टाइमिंग हुआ, जिसमें आपका मेरे भाई एवरीडे 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है। और स्कूल के अलावा छोड़ के, मतलब स्कूल को छोड़ के, इसमें आपका स्कूल का टाइम नहीं रहना चाहिए। स्कूल का वो अलग हो गया 5-6 घंटा आपका, लेकिन उसके अलावा आपको एवरीडे 6 से 7 घंटा पढ़ना है। और सिंपल सा वो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, अपने घर के अनुसार, अपने स्कूल टाइमिंग के अनुसार आप अपने अनुसार बना लीजिएगा। तब जाके आप उसको रेगुलर फॉलो करेगा, तब वो आपसे रेगुलर फॉलो होगा, तब उसके अनुसार आप चलेंगे। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ 100% गारंटी के साथ आपको दबाने वाला, आपको पीछे कोई धकेल नहीं पाएगा। आप लगातार अपने काम में आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आपके पास एक खुद का टाइम टेबल है, आपके पास एक एक सेकेंड का मेरे भाई कोई पूछेगा तो आपके पास जवाब रहेगा। तो इस तरह आप टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 के। यहाँ पे मैं इतना तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ और इतना तेजी से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई आपके पास टाइम कम है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आ रहा है और आप मोबाइल पे ज्यादा समय देंगे तो पढ़ेंगे कब, प्रैक्टिस कब करेंगे। क्योंकि मेरे भाई बिना खुद प्रैक्टिस किए कब तक ले किसके भरोसे रहेंगे, कब तक हमारे ऊपर से अलग टीचर के ऊपर हर एक क्वेश्चन देखना, हर चीज देखना, समझना। अपने दिमाग का प्रयोग करिए मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ। अपने दिमाग का जिस दिन प्रयोग करना शुरू कर दे, उस दिन आप पूरी दुनिया को त्याग देंगे। मोबाइल, हर सोशल मीडिया वोडिया से, सब चीज से दूर। अपने दिमाग का जितना प्रयोग करेंगे उतना ही आपका मेरे भाई
दिमाग डेवलपमेंट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जहां समझाते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप जो थर्ड है मेरे भाई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, यानी कि कैसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाए। सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लिए, उसमें पढ़ने का फिक्स कर लिए, मतलब इतना बजे से इतना बजे पढ़ना है, रोज इतना पढ़ना है। तो अब सब्जेक्ट वाइज कैसे, जैसे साइंस का बात कीजिए मेरे भाई, साइंस में हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायोलॉजी में आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, काम करना शुरू कर दिए, डायग्राम, जितना भी डायग्राम है उसको लर्न करिए और डिफिनेशन को याद करिए। उसके बाद से केमिस्ट्री और फिजिक्स का बात किया जाए तो मेरे भाई इसमें जितना हो सके आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही आता है मेरे भाई। उसके बाद से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड रिएक्शन को लर्न करिए, जितना भी इसके अंदर साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि केमिस्ट्री में ज्यादा है मैग्नीशियम रिवर वाला, जितना भी उन सभी को याद करिए। और रिएक्शन, जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस वाला है, ग्लूकोज वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इस तरह का आप इस पे काम करना चालू कर देना मेरे भाई। मैं कहता हूँ इतना बस आप काम कर रहे हैं साइंस के अंदर, मेरा एक भी आपका नंबर मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा, एक भी आपका मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। मैथ का बात किया जाए, मैथ भी बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, बहुत मेरे मित्रों को भाइयों को डर लगता है मैथ सुनते ही। तो इसमें कैसे करना है, सिंपल सा साधारण सा। सबसे पहले आप हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और पर चैप्टर से मेरे भाई रोज ये ठान लीजिए भाई, सपना वो नहीं है जो हम सोते समय देखते हैं या चलते समय देखते हैं या मेरे भाई बैठ के सोचते हैं, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं दे। तो आप डेली मेरे भाई ठान लीजिए, अपने आप को ऐसे मोटिवेशन कर दीजिए कि मैथ से एवरी डे हमको 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आपका मेंटल एक्टिविटी, मेंटल स्किलनेस इंक्रीज करना चालू कर देगा मेरे भाई, हर एक सिचुएशन को लेकर। उसके बाद से फार्मूला चार्ट बनाकर जहां पढ़ते हैं अपने रूम में, वहां पे दीवार के सामने चिपका दीजिए, चाहे मेरे भाई जहां से आप हमेशा आते जाते हैं बैठते हैं, ताकि कभी भी आप वहां जाएं और ध्यान दें तो तुरंत उस पर नजर पड़ेगा, उस फार्मूला को याद ना करना पड़ेगा, तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए आप मोबाइल पे टीवी देखते हैं, चाहे मोबाइल, जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप मोबाइल देखते हैं, इसमें कोई मूवी देख लिए, कोई कार्टून देख लिए, कोई शॉर्ट्स देख लिए, तो उस कार्टून को आपको कोई दोबारा बताता है फिर भी आपको याद हो जाता है, मूवी का पूरा कहानी याद हो जाता है। ऐसा अभी चल रहा था बीच में सैयारा सियारा सब चिल्ला रहे थे, सब भोकलो प्लेनियर था, वही चीज वही बात है मेरे भाई। तो देखी हुई चीज और लर्न करने वाली चीज में दोनों में अंतर है, जो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट हमारे दिमाग में छप जाता है। तो ये बहुत काम करता है फार्मूला बना के, जितना भी टॉप से टॉप हो, जितना भी इक्स, मैं कहता हूँ आपका हाफ ईयरली एग्जाम है ना, आप इक्स से लेके पूरा 14 चैप्टर तक ले, क्लास 9th और क्लास 10th का एगो चार्ट खरीदिए 5 रुपया का, उसको पूरा बना दीजिए और रोज, हमको लग रहा है रोज एक दो देखेंगे अपने आप याद होता रह जाएगा। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर को करिए। मैं हमेशा कहता हूं भाई, जब भी मैथ को लेकर मैं कुछ बात करता हूं, प्रैक्टिस करिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर और एनसीईआरटी को ध्यान दीजिए, बस खत्म। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब जैसे मान लीजिए मैं फिर बात करता हूँ, वही चैप्टर आपका रियल नंबर है, चाहे पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स में हमेशा अल्फा बीटा पर ही क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि अल्फा बीटा निकालो, या कहेगा कि अल्फा बीटा का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम दिया है, अल्फा इनटू बीटा दिया तो उसे क्वाड्रेटिक बनाओ। तो इस तरह का आइडिया मिलता है और कौन चैप्टर से ज्यादा वेटेज ये भी बताता है। और सैंपल पेपर से आपको आइडिया मिलता है कि इस बार क्वेश्चन किस लेवल का आने वाला है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या उसमें एमसीक्यू कितना पूछेगा, किस क्वेश्चन पूछेगा, किस सेक्शन में पूछेगा। तो इस तरह का मेरे भाई आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए हर एक सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आप स्ट्रेटेजी बनाए। जैसे साइंस का मैं बताया, मैथ का बताया, आगे मैं आपको हिंदी इंग्लिश का बता रहा हूँ, सोशल स्टडी का बता रहा हूँ, यानी एसएसटी का। बात के थर्ड सब्जेक्ट जो कि सोशल स्टडीज को शॉर्टकट में एसएसटी हम लोग कहते थे क्लास 8 तक ले, लेकिन अब कहते हैं सोशल साइंस। यानी कि सोशल साइंस का बात करें तो इसमें भी 4 पार्ट है। जिस तरह साइंस में 3 पार्ट था, उस तरह एसएसटी में 4 पार्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री का बात करें भाई, इसमें आप ज्यादातर, मैं कहता हूँ, टाइमलाइंस और कीवर्ड को याद करिए, मतलब कब रोलेट एक्ट आया, कब चौरी चौरा का इवेंट हुआ, गोरखपुर वाला डांडी मार्च कब हुआ, कब रोबोट सोरियो ने, मतलब हर चीज जितना भी इसमें दिया कीवर्ड याद रखिए, जो उसमें का मेन चैप्टर के अंदर कीवर्ड है उसको याद रखिए।
उसके बाद ज्योग्राफी का बात किया जाए तो मेरे भाई इसमें मैप जो होता है उसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैप से आता है। और मैं हिस्ट्री में बता दूं, आपका जो चैप्टर सेकंड है यानी कि गांधी जी वाला, उसी में से आपका मैप आएगा, एकदम कन्फर्म है 2 नंबर का, याद रखिएगा। डांडी उंडी मार्च वाला चाहे पीसेंट के साथ यही पूछेगा। सिविक्स का बात किया जाए मेरे भाई तो पॉइंट में आंसर लिखना चालू कर दीजिए, हैबिट डालिए। देखिए मैं ओवरऑल सिविक्स का ही नहीं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या सिविक्स से या इकोनॉमिक्स से कभी भी आपको आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है तो आप हमेशा एसएसटी का एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं, उसमें हमेशा पॉइंट वाइज, जैसे पूछ रहा है लॉन्ग में आपका पूछ रहा है मेरे भाई 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर, तो उसमें आप 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिए। शॉर्ट में पूछ रहा है तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, जो उसके बारे में जानते हैं, बट पेपर खाली मत छोड़िए। इसी तरह ये हो गया हम लोग का सोशल साइंस एंड एसएसटी का। और हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मेरे भाई बहुत इजी है, ये तो खुद हम लोग पढ़ते हैं, दोनों का काम एक ही है, बस ये हिंदी में रहता है, ये इंग्लिश में रहता है। तो इसमें 3 चीज पे ध्यान देना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इस पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे भाई जितना आपका सोशल साइंस 100 नंबर देगा, जितना आपका मैथ देगा 100 नंबर मेरे भाई, जितना आपका कहीं ना कहीं साइंस देगा 100 नंबर, उतना ही मेरे भाई काम करता है हिंदी। हिंदी भी 100 नंबर देता है, इंग्लिश भी 100 नंबर देता है। बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हल्के में लेते हैं मेरे भाई। आपका यदि परसेंटेज कहीं ना कहीं मैथ से मेरे भाई बढ़िया जो परसेंटेज लाता है वो हिंदी है, कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज को बढ़ाने वाला है मेरे भाई वो हिंदी और इंग्लिश है। तो इस पे आप मेरे भाई मत सोच लीजिएगा कि बहुत 30 मार्क खाने ये हो जाएगा, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 3 चीज पे, लिटरेचर पे, ग्रामर पे और राइटिंग सेक्शन में। लिटरेचर चाहे हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ, इसमें आप समरी को याद रखिएगा, पूरे ओवरऑल चैप्टर में कौन सी घटना हुआ, लेटर, लेंचो, गॉड ऑफ लेटर क्या क्या हुआ, कैसे भूखमरी, फसल कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, पूरा बहुत से भाग गया, इस सब। और उसके बाद से कैरेक्टर, उसमें क्या है, कौन से कैरेक्टर है, उसकी मम्मी है, पापा है कि चोर है कि कौन है कि ग्रीवीन है, सब याद रख लीजिएगा। ग्रामर में रोज प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई, ग्रामर में मैं कहता हूँ 10 से 20 क्वेश्चन बस खत्म। और राइटिंग सेक्शन में ये तो हम लोग का फिक्स रहता है मेरे भाई, इसमें सिर्फ आप फॉर्मेट याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका लेटर आता है एडिटर को या राइटर को, चाहे मान लीजिए आपका क्या हो गया वो बार ग्राफ वाला रहेगा, पाई चार्ट दे देगा, उससे कंक्लूजन, आर्टिकल राइटिंग जो जानते हैं इस तरह का, आप सबका फॉर्मेट सिर्फ याद कर लीजिएगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब हम लोग चलते हैं स्टेप अपने 4 पे। स्टेप 4 क्या कहता है मेरे भाई, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। लास्ट 15 है, यदि आपका मेरे भाई एग्जाम आ गया, हालांकि एग्जाम अभी किया है, अक्टूबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा 10 या मेरे भाई आपका लास्ट अक्टूबर से, मतलब 20 या 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें देखिएगा आपका प्रैक्टिस और रिवीजन, यानी कि एग्जाम से हमको 10 या 15 दिन ये रूल फॉलो करना है। सिर्फ क्या करिए, एवरीडे आप एक टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, एवरीडे मात्र एक टेस्ट पेपर। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, मैथ का, साइंस का, चाहे मैथ का साइंस के अंदर आप बायो का, केमिस्ट्री का, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपके घर पे है चाहे स्कूल से, ऐसे उठा के उसको सॉल्व करिए। वही कारण लास्ट 10 से 15 सिर्फ आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपका क्या होगा मेरे भाई, सैंपल पेपर आ जाएगा, 5 सितंबर को रिलीज हो गया होगा, आप जाकर मार्केट से ले लीजिएगा, सैंपल पेपर 200-250 को मिलेगा। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा भाई एनसीईआरटी के वेबसाइट ऑफिशियल से निकाल लीजिएगा, नहीं तो और भी मेरे भाई आप सोशल मीडिया पर आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा, स्कूल से ले लीजिएगा सैंपल पेपर। नहीं तो आपका मेरे भाई एनसीईआरटी एग्जांपल होगा, उसको चाहे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, लेकिन आपको रोज प्रैक्टिस करना है और रोज रिवीजन करना है, याद रखिएगा। एग्जाम से 10-15 दिन पहले और कुछ नहीं करना, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए प्रैक्टिस करिए, बस 2 काम है, 2 मंत्र जप लीजिए, राम राम जय श्री राम। उसके बाद से देखिए बहुत सारे लोग का इसमें होता है दिक्कत, यानी कि वीक टॉपिक उनको समझ नहीं आता है, उस पर वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अभी भी खुशी की बात यह है कि दिन यह है, लेकिन अभी भी दुख का बात है कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन खुशी की बात है अभी भी समय है। तो वीक टॉपिक पे आप पहले एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आपका जो टॉपिक क्लियर है उस पे दे रहे हैं भाई, आप बार बार करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई कहने पे जो वीक है उस पे उससे थोड़ा सा टाइम कम करके इधर दीजिए, यानी वीक पे जो समय इजी पे तो आपको आता है तो वीक पे देंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों को आपको एक साथ लेके चलना है, ये नहीं कि जो आ रहा है रोज वही क्वेश्चन लगाना है, वही लगाना नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लगाने में मजा कुछ और है मेरे भाई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा, पूरा आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो बी के टॉपिक पे हमेशा मेरे भाई आप ध्यान देकर तब आगे बढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और हम अब आ गए एट द लास्ट में स्टेप
5, यानी कि अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम हॉल में, यानी कि एग्जाम हम लोग का आ गया। कहा है एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में आ चुके हैं, तो यहाँ पे किस चीज का सावधानी रखना है। सबसे पहले आप कभी भी कोई भी आंसर लिखेंगे तो नीट एंड क्लीन, मतलब स्पेस, आपका जो फॉन्ट, हर चीज का ध्यान देना है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए नीट एंड क्लीन। अब खाजो फाटो लिख दे रहे हो, में रायता वायता सब बना दे रहे हैं, सब चीज का जूस वूस सब खिचड़ी बना के लिख रहे हैं, तो आप तो सही लिखिए अपने भाषा में, लेकिन एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा तो कट, खत्म, आपका नंबर गया। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। दूसरा, लॉन्ग आंसर को आप हेडिंग, पॉइंट वाइज, डायग्राम के माध्यम से जितना हो सके उतना आप अच्छा से लिखिएगा, दिखाइएगा। क्योंकि मेरे भाई मानते हैं आप आंसर नहीं लिखे और थोड़ा सा उसमें कुछ लिख के उसी से रिलेटेड और डायग्राम बना दिए, तो 5 नंबर में आपको 2 नंबर तो मिल जाएगा। क्योंकि उसको एग्जामिनर को आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं बच्चा को डायग्राम थोड़ा ना थोड़ा चैप्टर को पढ़ाया है, इसलिए तभी तो डायग्राम बना पाया है। तो आप याद रखिएगा, आंसर को कभी भी लॉन्ग आंसर को हेडिंग करके, पॉइंट वाइज करके, डायग्राम करके, और कीवर्ड जो लिखेंगे उसमें नीचे का अंडरलाइन कर दीजिएगा पेंसिल से या पेन से लॉन्ग आंसर में, ताकि डायरेक्ट का एग्जामिनर का ध्यान हो जाए और वो पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत कीवर्ड को पढ़ के साइन करके आपको पूरा फुल मार्क्स दे दे। और मेरे भाई क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को करिए, फिर टफ क्वेश्चन को। इससे थोड़ा सा आपके पास हौसला आएगा और मोटिवेशन मिलेगा, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि पहले इजी क्वेश्चन हो, कर ले रहा है, जय श्री राम हो रहा है, मजा आ रहा है, करो। तो धीरे धीरे टफ में घुसेंगे तो ये भी आपको इजी लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को करना है, टफ क्वेश्चन को। आई होप मैं यहाँ पे जितना भी आपको बातें बताया, 5 स्टेप बताया मेरे भाई, आपको समझ आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है मेरे भाई एग्जाम को लेकर, इसके अंदर जितने भी बातें बताया, तो आप कमेंट करके मुझको पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।